हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये दोस्तों हमारा पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले 2 पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों आप उन्हें देख सकते हो और प्लेलिस्ट में दोस्तों साथ ही आपको चैप्टर्स की वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो चैप्टर्स की वीडियो भी दोस्तों आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से बिना स्किप किए जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्व प्लस अधीन की संधि से शब्द बनेगा। स्व प्लस अधीन की संधि से कौन सा शब्द बनेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी होगी और साथ ही दोस्तों सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। पहला है स्वाधीन, दूसरा है स्वाधीन, तीसरा है स्वाधीन और चौथा है दोस्तों यहाँ पे सुवाधीन। तो दोस्तों स्व प्लस अधीन की संधि से क्या बनता है? स्वाधीन बनता है, यानी ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप भी दोस्तों ऑप्शन बी चुन रहे थे तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मुंशी प्रेमचंद के बारे में सही है? तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों, उन्होंने कामायनी की रचना की है। ऑप्शन बी है, उनका जन्म जो है लम्ही नामक ग्राम में हुआ है। तीसरा है दोस्तों, उन्होंने उपन्यास नहीं लिखे हैं। चौथा दोस्तों, उन्होंने कहानियां नहीं लिखी हैं। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको पता है उन्होंने कामायनी की रचना की है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। कामायनी की रचना दोस्तों जयशंकर जी ने की थी, जयशंकर प्रसाद जी ने। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। उनका जन्म लम्ही ग्राम में हुआ है, लम्ही नामक गांव में उनका जन्म हुआ है, ये दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सही कहा गया है। उन्होंने उपन्यास नहीं लिखे, तो ये तो गलत है दोस्तों, उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। कहानियां नहीं लिखी, ये भी गलत है दोस्तों, कहानियां भी उन्होंने लिखी है। तो सिर्फ दूसरा कथन दोस्तों यहाँ पे मुंशी प्रेमजीत जी के बारे में सही है। ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 है, सलिल किस शब्द का पर्यायवाची है? तो आपको बताना है बच्चों कि सलिल है जो वो किस शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है बादल का, ऑप्शन बी है नदी का, ऑप्शन सी है जल का और ऑप्शन डी है ताल का। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, सलिल है जो किस शब्द का पर्यायवाची है? दोस्तों अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल सही है। सलिल जो है वो जल का पर्यायवाची है। नीर, पानी, ये भी दोस्तों जल के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से पुल्लिंग है। निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है? ऑप्शन ए है आंख, ऑप्शन बी है नाक, ऑप्शन सी है जीभ, ऑप्शन डी है हाथ। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों पुल्लिंग आपको बताना है। आपको पता होगा दोस्तों, आंख, नाक, जीभ ये तीनों दोस्तों स्त्रीलिंग है, बट जो हमारा हाथ है दोस्तों वो क्या है? पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में आपको संधि बतानी है। ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है यण संधि और ऑप्शन डी है दोस्तों वृद्धि संधि। दोस्तों टोटल हमारे पास 35 क्वेश्चन है और 35 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको 30 से ज़्यादा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देना है। अगर आप चाहते हो दोस्तों कि आपका जो CHS सेंटर एग्जाम है वो क्लियर हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो 30 से ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल सही देना है। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने बाकी साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दोस्तों उनको भी फायदा हो जाए। और जो फायदा दूसरों को करता है दोस्तों उसका ऑटोमेटिकली फायदा हो जाता है। कर भला हो भला आपने सुना होगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि दोस्तों जब भी हम इस प्रकार की आपके लिए कोई नई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। सूर्योदय, सूर्योदय में दोस्तों कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द का उच्चारण स्थान है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पक्का आता है और इसकी ट्रिक भी बताई हुई है। अगर आपने दोस्तों पिछली वीडियोज नहीं देखी तो उनको जरूर देख लेना, वहां से आपको ट्रिक भी पता चल जाएगी। दोस्तों ड का उच्चारण स्थान आपको बताना है, मूर्धा, तालु, ओष्ठ या फिर दंतोष्ठ। दोस्तों जो ड है आपको पता है क, च, ट, त, प, ये 5 हमारे वर्ग होते हैं। तो ड हमारा किस में आता है? ट वर्ग में आता है। कौन सी में आता है? ट में, ट, ठ, ड वाले में, है ना, इसमें आता है। और मैंने ट्रिक आपको बताई थी KTM2। क्या ट्रिक बताई थी? KTM2। तो म से यानी कि मुर्दा,
है ना, मूर्धन्य भी बोल सकते हैं, मुर्दा भी। तो ड का उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों मुर्दा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। शारीरिक शब्द में प्रत्यय है, तो आपको बताना है पहले दोस्तों शारीरिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पहला है दोस्तों क, दूसरा ऑप्शन है रिक, तीसरा है इक, चौथा है दोस्तों ईक। तो आपको बताना है शारीरिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। और प्रत्यय दोस्तों आपको पता है शब्द के अंत में लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अगर आपने भी दोस्तों ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा कविता किसने लिखी है। पहला प्रश्न ऑप्शन है दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, दूसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी ने, तीसरा है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी ने, चौथा ऑप्शन है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर ने। तो आपको बताना है पुष्प की अभिलाषा कविता किसने लिखी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो अगर आपने भी दोस्तों ऑप्शन बी चुना है माखनलाल चतुर्वेदी, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, और पिछले जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे उसमें भी दोस्तों मैंने करवाया था। प्रत्यूष शब्द का सही अर्थ, प्रत्यूष का दोस्तों सही अर्थ यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए है नींद, ऑप्शन बी है शरीर, ऑप्शन सी है प्रातःकाल, ऑप्शन डी है कोमल। तो प्रत्यूष शब्द का दोस्तों सही अर्थ क्या है, प्रातःकाल। तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यूष का अर्थ होता है दोस्तों प्रातःकाल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, पानी प्रात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है यमक, ऑप्शन बी है श्लेष, ऑप्शन सी है अतिशोक्ति, ऑप्शन डी है उपमा। तो जल्दी से बताइए पहले दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। पानी प्रात को हाथ छुए नहीं, यानी कि पानी की जो प्रात है उसको हाथ भी नहीं लगाया, भी छुआ भी नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और जो आंख मतलब नैनन यानी आंखों के जल से, आंखों के जो आंसू हैं उनसे पैर धोए गए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, अतिशोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि आपको पता है जब कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहां पे अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो ऑप्शन सी अतिशोक्ति अलंकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अकबरी लोटा कहानी के लेखक का क्या नाम है। अकबरी लोटा कहानी है जो, उनके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है अन्नपूर्णानंद वर्मा, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन डी है निर्मल वर्मा। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने क्लास 8 की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो दोस्तों अकबरी लोटा है जो, इनकी जो कहानी लिखी है, अकबरी लोटा कहानी जो लिखी है वो किसने लिखी है, उसके लेखक का नाम क्या होगा, अन्नपूर्णानंद वर्मा। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपना पराया शब्द में कौन सा समास है। अपना पराया जो शब्द है इसमें कौन सा समास है आपको बताना है। ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है अवयवी भाव, ऑप्शन सी है द्वंद्व, और ऑप्शन डी है दोस्तों कर्मधारय। तो अपना पराया, अपना पराया शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका उत्तर दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी द्वंद्व समास आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अपना अथवा पराया, अपना या फिर पराया, यहाँ पे दोस्तों क्या है द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों शब्द प्रधान है, तो द्वंद्व समास आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सुलोचना शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सुलोचना शब्द में कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है सु, ऑप्शन बी है सुल, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन डी है चना। दोस्तों आपको पता है उपसर्ग क्या है, किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे ना और चना, ये तो लास्ट के शब्द हैं, ये तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो सकते। सु या सुल में से दोस्तों आपका एक सही उत्तर होगा। और आपको पता है सुल और ओचना ये तो कुछ नहीं बनेगा, सु प्लस लोचना होगा, तो सु दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्राणों की बाजी लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है। प्राणों की बाजी लगाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्राणों सहित छलांग लगाना, ऑप्शन बी है प्राणों को सुरक्षित रखना, ऑप्शन सी है जान की परवाह न करना, और ऑप्शन डी है दोस्तों प्राणों को खतरे में डालना। तो जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों प्राणों की बाजी लगाना, प्राणों की बाजी लगाने का अर्थ होता है जान की परवाह ना करना, जान की परवाह ना करना, ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कबीर के दोहों को क्या कहा जाता है। कबीर के दोहों को क्या कहा जाता है। साखी कहा जाता है, चौपाई,
पद या फिर गद्य कहा जाता है। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। कबीर के दोहों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साखी। कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है, तो ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? घोड़े बेचकर सोना, दोस्तों आपने सुना होगा कि घोड़े बेचकर सोया था क्या? घोड़े बेचकर सोने जो मतलब मुहावरा है उसका अर्थ आपको बताना है। पहला है दोस्तों शांत हो जाना, ऑप्शन बी है निश्चिंत होकर सोना, ऑप्शन सी है संतोष नहीं आना, ऑप्शन डी है घोड़े बेचने के बाद सो जाना। तो आपको बताना है इस मुहावरे का सही आंसर क्या होगा, सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों घोड़े बेचकर सोने का मतलब होता है निश्चिंत होकर सो जाना, यानी बिना किसी चिंता की गहरी नींद में सो जाना। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नदियां जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब निशिवासर। नदियां जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। इसमें दोस्तों आपको अलंकार बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है यमक और ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। तो जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों इसमें कौन सा अलंकार होगा। दोस्तों आप देख सकते हो धारा सी, जिसमें सा सी से जैसा आ जाता है वहां पे दोस्तों उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे इसको देखते ही आप बता दोगे कि उपमा अलंकार इसमें होगा। तो अगर आपने भी ऑप्शन ए चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है यथाशक्ति शब्द में समास है। यथाशक्ति शब्द में आपको समास बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है अवयवी भाव, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है दोस्तों बहुव्रीहि। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यहाँ पे दोस्तों यथा लग गया जो कि अवयव है, तो अवयव का यहाँ पे यूज हुआ है, तो अवयवी भाव आपका यहाँ पे समास हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रजनीश शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। रजनीश शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, ये आपको बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन ए है रज प्लस नीस, ऑप्शन बी है रजनी प्लस ईस, ऑप्शन सी है रजनी प्लस श और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। रजनीश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? दोस्तों रजनीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रजनी प्लस ईश होगा, रजनी प्लस ईश होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सी संधि है, कौन सी संधि है यहाँ पे वो आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर डाल के 29 और ये भी लिख देना कि रजनी प्लस ईश में ये वाली संधि जो भी आपका आंसर होगा, ठीक है ना, ये आपको जरूर बताना है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द का आपको यहाँ पे चयन करना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। पहला है रचयिता, दूसरा है रचयिता, तीसरा है रचयिता, चौथा है रचयिता। तो कौन सा यहाँ पे दोस्तों शुद्ध है, कौन सा वर्तनी सही है, ये आपको बताना है। दोस्तों आपको पता होगा रचयिता कैसे पढ़ता है, र च य ई त रचयिता, रचयिता यानी कि ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है। आस्तीन का सांप आपने सुना होगा दोस्तों, आस्तीन का सांप, और यूज भी शायद किया होगा ना। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पहला है दोस्तों बहुत प्यारा होना, दूसरा है शत्रु होना, तीसरा है कपटी मित्र, चौथा है आत्मनिर्भर होना। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों चारों में से कौन सा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आस्तीन का जो सांप है इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा। दोस्तों आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कपटी मित्र यानी ऐसा मित्र जो धोखा दे जाए, यानी कपट कर जाए, है ना, छल कपट कर जाए। तो कपटी मित्र दोस्तों आस्तीन का सांप का सही अर्थ हो जाएगा, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इजी है दोस्तों, ठीक है ना। उपसर्ग सदैव शब्द के डैश में जुड़ते हैं। उपसर्ग कहाँ पे जुड़ते हैं? शब्द के प्रारंभ में, अंत में, बीच में या इनमें से कोई कहीं नहीं। तो दोस्तों आपको अभी मैंने बताया था उपसर्ग है जो वो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो शब्द के प्रारंभ यानी ऑप्शन आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जिन क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पहला दोस्तों द्विकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है, दो कर्मों का प्रयोग करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? नाम से पता चला है द्विकर्मक। द्विकर्मक यानी जिसमें दो कर्मों का यूज किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है खल शब्द का विलोम शब्द। खल है जो इसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है खोटा, ऑप्शन बी है खरा, ऑप्शन सी है सज्जन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों खल शब्द का
अगर अर्थ की बात करें तो दुर्जन होता है, दुष्ट होता है। और अगर इसके विलोम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। खल शब्द का विलोम होता है सज्जन, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब हमसे सहा नहीं जाता, यह वाक्य उदाहरण है। अब हमसे सहा नहीं जाता, यह वाक्य किसका उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन ए है भाववाच्य का, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य का, ऑप्शन सी है कर्तृवाच्य का, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमसे सहा नहीं जाता, ये दोस्तों किसका उदाहरण है आपको बताना है। दोस्तों ये है जो भाववाच्य का उदाहरण है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कर कमल में कौन सा अलंकार है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कर कमल में कौन सा अलंकार है। पहला दोस्तों रूपक, दूसरा है यमक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है दोस्तों अनुप्रास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर कमल में कौन सा अलंकार है। दोस्तों वैसे तो यहाँ पे अनुप्रास भी हो सकता है, लेकिन दो ही वर्ड है। अगर बहुत सारे होते तब हम अनुप्रास लगाते, क्योंकि क की आवाज आई है। लेकिन यहाँ पे जो मेन देखना है आपको कि अनुप्रास के अलावा कौन सा होगा। दोस्तों कर कमल में जो अलंकार होता है वो होता है हमारा रूपक अलंकार। कौन सा होता है, रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मानुष मोती चून। तो इसमें बताना है दोस्तों इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। पानी गए न उबरे मानुष मोती चून, तो अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार या फिर वक्रोक्ति अलंकार है। दोस्तों ये मैंने अलंकार की वीडियो में करवाया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अलंकार के, सभी मैंने बहुत ही अच्छे से करवाए हुए हैं। यानी जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं ना अलंकार से रिलेटेड, सभी दोस्तों पीडीएफ भी मैंने अपलोड की हुई है टेलीग्राम ग्रुप में, और अच्छे से उनको समझाया हुआ है। अगर आपका दोस्तों लगता है कि अलंकार में आपको प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आए, तो उस वीडियो को देख लेना, और गारंटी है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। प्ले लिस्ट में दोस्तों आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, और हिंदी के अलावा दोस्तों इंग्लिश की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जीके की भी, साइंस की भी, मैथ की भी, पांचों सब्जेक्ट्स की दोस्तों प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो आप जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत है वहां से देख सकते हो, या फिर अगर किसी टॉपिक की वीडियो आपको नहीं मिलती तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों अलंकार की, कौन सा अलंकार यहाँ पे है। दोस्तों इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार का यूज हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की। चांदनी का पर्यायवाची है, चांदनी का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन ए है मयंक, ऑप्शन बी है शशांक, ऑप्शन सी है चंद्रवास, ऑप्शन डी है कौमुदी। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से चांदनी का पर्यायवाची कौन सा है। दोस्तों चांदनी का पर्यायवाची होता है कौमुदी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर आपने भी ऑप्शन डी चुना है, आपका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा एक मात्रिक छंद का प्रकार है। कौन सा दोस्तों मात्रिक छंद का प्रकार है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है चौपाई, ऑप्शन बी है सवैया, ऑप्शन सी है मनहरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा एक मात्रिक छंद का प्रकार है। दोस्तों आपको पता होगा जो चौपाई है वो मात्रिक छंद का एक प्रकार है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है दोस्तों, मुहावरे का है, लोकोक्ति का है, समास का है, या अनेकार्थी शब्द का है। दोस्तों बहुत ही इजी है, आपने सुना भी होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये एक दोस्तों लोकोक्ति है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का दोस्तों क्या अर्थ है आपको बताना है। पहला दोस्तों व्यर्थ विवाद करना, दूसरा दोस्तों भय से आक्रांत होना, तीसरा दोस्तों ईर्ष्या से जल उठना, और चौथा दोस्तों दुखी होना। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से सही उत्तर क्या होगा। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। दोस्तों छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठना। ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या का मतलब दोस्तों दूसरों को देख के जो जलन होती है ना, उसको ईर्ष्या बोलते हैं, जलन से जल उठना। तो ईर्ष्या से जल उठना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, जहां पहुंचना कठिन हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जहां पहुंचना कठिन हो इसके लिए एक सही शब्द आपको बताना है। पहला है दोस्तों अगम, दूसरा है दुर्गम, तीसरा है सुगम, चौथा है दोस्तों निर्गम।
विदुर्गम। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा यहाँ पे सही उत्तर है। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गम। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको हम बोलते हैं दुर्गम, बोलते हैं एक शब्द में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होके पूछा जाता है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है। अर्वाचीन का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्राचीन, ऑप्शन बी है नवीन, ऑप्शन सी है समकालीन, ऑप्शन डी है मध्यकालीन। तो आपको बताना है दोस्तों अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों अर्वाचीन शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्राचीन, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है प्राचीन अर्वाचीन, प्राचीन का पूछे अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम पूछे प्राचीन, तो ये मतलब चेंज करके भी पूछ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनेकार्थी शब्द है। कौन सा दोस्तों अनेकार्थी शब्द है, यानी जिसके अनेक अर्थ है, एक से ज्यादा अर्थ है, वो आपको बताना है। पहला दोस्तों पानी, दूसरा है नयन, तीसरा है जलज, चौथा है दोस्तों कनक। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा। इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कनक। दोस्तों एक अनेकार्थी शब्द है। कनक के दोस्तों कौन कौन से मतलब होते हैं, इसको दतूरा बोल सकते हैं, जैसे कनक भी होती है एक फसल, और दोस्तों कनक का मतलब सोना भी होता है। तो ये अनेकार्थी शब्द है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। मैंने उसे बहुत समझाया किंतु वह न माना। मैंने उसे बहुत समझाया किंतु वह न माना, यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों सरल वाक्य, ऑप्शन बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है संकेतार्थक वाक्य। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने उसे बहुत समझाया किंतु वह न माना। ठीक है, तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। 35 नंबर लिख के कि 35 का नंबर, यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन भी लिखना, जो भी ऑप्शन होगा, और साथ ही दोस्तों सरल हुआ तो सरल वाक्य भी लिखना है, ये जो भी हुआ दोस्तों इसका आंसर वो भी लिखना है। और साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है या और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक जरूर करें, अपने बाकी साथियों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। और अगर अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और दोस्तों इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो वो भी ज्वाइन कर लेना दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे भी दोस्तों आपको अपडेट्स मिलती रहती है, या आप अपने पर्सनल डाउट हमसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।